Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए आज जो आपका प्रैक्टिस सेशन होने वाला है 8th नंबर का प्रैक्टिस सेशन है ये। इससे पहले जो 7 क्लासेस हैं वो मैं आपकी अपलोड करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं वो इन क्लासेस को भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर आप लोगों को करा रही हूँ। जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रही हूँ विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। किस तरीके से क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बताई हैं। तो जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं वो इन क्लासेस को भी देख लीजिए। इसके अलावा देखिए बात करें एनसीईआरटी के नोट्स की, तो जो एनसीईआरटी की क्लासेस हैं 6 to 8 की वो भी मेरे चैनल पर चल रही है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों ही क्लासेस जो मैंने आपकी स्टार्ट करी हुई हैं। देखिए जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की 6th और 7th क्लास में आपकी कंप्लीट भी करा चुकी हूँ, 8th क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा पॉलिटी है, पॉलिटी का भी आपका स्टार्ट कर दिया है मैंने 6 चैप्टर। ज्योग्राफी की भी 6th क्लास कंप्लीट होने वाली है। तो देखिए काफ़ी हेल्पफुल ये नोट्स आप लोगों के लिए होंगे, क्योंकि जितने भी नोट्स हैं वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं। कोई भी चीज़ आपकी नहीं छूटेगी, इसलिए इन नोट्स को भी ज़रूर पढ़ें, काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए एनसीईआरटी के नोट्स भी पढ़ते रहिए। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेशन है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ये प्रैक्टिस सेशन भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो साथ साथ इनको भी लगाते रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही हैं जो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। देखिए चीज़ों को देखेंगे किस तरीके से कहाँ से चीज़ें पूछी गई हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार करें। अभिकथन ए है, स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। कारण है, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो देखिए अभिकथन और कारण दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, और जो कारण है जो ए है वो आर की सही से व्याख्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पुरी जो उड़ीसा है उसमें जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या हैं, बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 7th क्लास का चैप्टर है, ये मैंने आपको कराया हुआ है। देखिए शासक और धार्मिक परंपराएं जगन्नाथीय संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी। देखिए उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। देखिए पूरी की पूरी लाइन यहाँ से ऐसे ही उठा के दे देता है सीटेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई गई, बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो देखिए दो यहाँ पर अभिकथन के थ्रू आपको 2 पॉइंट्स दे दिए गए और पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो सीटेट को अच्छे लगते हैं, उनके फेवरेट होते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या दिन तथा रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन को संभावित करता है। तो देखिए कौन सी चीज़ें हैं जो दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन को संभावित करती हैं। पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण, पृथ्वी के परिक्रमण और घूर्णन, या फिर पृथ्वी का घूर्णन, या फिर पृथ्वी का परिक्रमण। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए जो दिन और रात ऋतु में परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। देखिए पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती हैं, कौन कौन सी, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन कब होता है, तो देखिए जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। और इन्हीं के कारण जो दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर, और इन्हीं के कारण ऋतुओं में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर घूर्णन की परिभाषा ये भी आपके एग्जाम में आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय मानक समय किस मानक यामोत्तर पर आधारित है। तो देखिए जो भारतीय मानक समय है वो किस मानक यामोत्तर पर आधारित है। 75 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 78 डिग्री 30 मिनट पूर्व, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, या फिर 85 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम है 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन किए। देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। बी पॉइंट है, इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग।
सी पॉइंट है मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानियां हैं वो इसी काल के दौरान घटित हुई। तो देखिए तीनों ही पॉइंट जो है वो पूरा पाषाण काल के बारे में यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों पॉइंट्स यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए पुरातात्विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे थे, जो काल हैं उनके बड़े बड़े नाम रखे थे। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे। यह 2 शब्दों पुराने यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। अब देखिए जो फर्स्ट पॉइंट आपको मिला है वो देखिए, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण युग। तो देखिए सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया। मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानियां हैं वो इसी काल के दौरान घटित हुई। तो देखिए ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। तो देखिए तीनों ही पॉइंट्स आपसे बिल्कुल जो बुक है उसके अंदर से एज इट इज़ आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे, आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसीलिए देखिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं उनको पढ़ते रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पर कराई हुई हैं, सारी चीज़ें आपको वहीं से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। तो देखिए कौन से लेखक थे, ए.ओ. ह्यूम थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, रोमेश चंद्र दत्त थे या फिर दादा भाई नौरोजी थे। तो देखिए जो पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो लिखी गई है वो किन के द्वारा लिखी गई है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कथनों ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, मनसब जो है वो मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो देखिए जो मनसब है वो मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है, जिसमें पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो देखिए ए पॉइंट तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर करता था जिसे जात कहा जाता था। ये पॉइंट आपका बिल्कुल गलत है। तो देखिए यहाँ पर ए तो सही है लेकिन बी क्या है, गलत है। देखिए मनसबदार और जागीरदार, देखिए यहाँ पर मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो आपको मिला कि मनसबदार जो है वो मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है, जिसके जरिए पहला पद, दूसरा वेतन और तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट दिया गया है उसमें दिया गया है कि जो सैन्य उत्तरदायित्व थे वो जात की संख्या पर निर्भर करते थे और जात की संख्या जितनी अधिक होती थी उतने ही अधिक उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। लेकिन यहाँ पर देखिए सैन्य उत्तरदायित्व की बात नहीं हुई है, पद और वेतन का निर्धारण होता था। ठीक है, सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं, पद और वेतन का निर्धारण। तो जो सेकंड पॉइंट है वो इसीलिए गलत हो जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा गया है पद और वेतन का निर्धारण जो जात थी, जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और देखिए जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट दिया गया है वो किस चीज़ के ऊपर था, तो वो था मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व के ऊपर। लेकिन वहाँ पर वेतन और जो कर का निर्धारण होता था वो किसके, वो जात की संख्या के अकॉर्डिंग होता था। इसलिए यहाँ पर बी पॉइंट गलत हो गया और ए पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए गौड़ राज्य गणकटंगा में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया। तो देखिए किस चीज़ में, उडियाकोडन उदयार के अभिलेख में या फिर अकबरनामा में, बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों में या फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमारतें विलियम मैथवर्ल्ड के वर्णन में। तो देखिए कहाँ पर किया गया है, तो इन गाँव का जो वर्णन है वो अकबरनामा में किया गया है। किस में किया गया है, अकबरनामा में किया गया है। देखिए देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए गौड़ जनजाति में ये चीज़ लिखी गई है। देखिए गौड़ लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल करके खेती करते थे। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है कि अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में लिखा गया है कि गणकटंगा के गौड़ राज्य में 70,000 गाँव थे। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर जो गौड़ जनजाति है उसमें लिखा गई पॉइंट है ये। देखिए सब चीज़ें आपको कराई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? देखिए कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है या फिर नेपच्यून है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर बिल्कुल सही है? देखिए बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन तीनों के आगे छल्ले पाए जाते हैं, मतलब चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। नेपच्यून यहाँ पर नहीं होगा, तो इसलिए ए, बी और सी पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सौर मंडल के 4 गैसीय ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं, कौन कौन से? शनि, बृहस्पति और यूरेनस। अब देखिए यहाँ पर देखिए शनि, यूरेनस और बृहस्पति, इनके चारों ओर क्या होते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। और ये जो ग्रह होते हैं ये क्या होते हैं? ये बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं। अब देखिए इन ग्रहों के पास छल्ले होने की वजह क्या होती है? तो ये ग्रह बाहरी सौरमंडल में होते हैं, इनका द्रव्यमान ज़्यादा है, जिससे ये रिंग कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये सूर्य से इतनी दूर परिक्रमा करते हैं कि वहाँ पानी की बर्फ जमी रहती है। शनि के छल्ले सबसे बड़े हैं। एक शोध के मुताबिक शनि के छल्ले जो हैं 2 बर्फीले चंद्रमाओं के टकराने की वजह से बने। तो देखिए ये जो 3 ग्रह हैं इनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया? तो देखिए जो अशोक के अभिलेख हैं वो ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाए गए। कहाँ पर? तो उसका जो राइट आंसर है वो है कंधार। कहाँ पर है? कंधार। तो किस स्थान पर है? तो कंधार में पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कथन विरसा आंदोलन के विषय में सही है? तो देखिए विरसा आंदोलन है, उसके बारे में कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही है? देखिए बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक बनाया। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। बिरसा ने मशीनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे? देखिए बी पॉइंट भी आपका यहाँ पर सही है। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। सेकंड जो है, बिरसा ने मशीनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसलिए बी और डी पॉइंट यहाँ पर क्या है? सही है। इसके अलावा ए और सी पॉइंट बिल्कुल गलत है कि इन्होंने अनुयायी के लिए, जो अनुयायी होते थे उनके लिए लाल झंडे को बिरसा का राज प्रतीक बनवाया, ये भी गलत है। इसके अलावा जो आदिवासी समाज है उनको सुधारने के विरुद्ध थे, ये भी गलत है। इनको सुधारने के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि इन्होंने इनके पक्ष में थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉइंट गलत हो जाएगा। तो सिर्फ बी और डी पॉइंट यहाँ पर क्या है? आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, अपनी मृत्यु तक जो टीपू सुल्तान है वह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे, बिल्कुल सही है। उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया, ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं। ए और बी कथन दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें, जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर को कर दिया गया है, 15 दिन आगे एग्ज़ाम हो गया है। तो काफ़ी टाइम आप लोगों के पास अभी है अपनी तैयारी के लिए, तो इसलिए अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए। देखिए नोट्स भी तैयार करते रहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट है, वो भी अपने साथ साथ लगाते रहिए। ठीक है, तो नोट्स भी पढ़ें और प्रैक्टिस सेट भी लगाएं, जिससे आपको अच्छा स्कोर एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।